जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन सभी प्रश्नों के ऊपर हम विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इससे पहले हमने अब तक कई सारे टॉपिक को कवर किया है, जैसे कि 1857 की क्रांति है, इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। विश्वास करिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कि आप लोग डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हो या फिर अन्य कोई सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी, जितने भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उसके लिए 1857 की क्रांति और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक इतने महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक एग्ज़ाम में इस टॉपिक को साझा किया जाता है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन दोनों ही टॉपिक को मैंने करवाया है और इसका जो है कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना करके मैंने रखा है। प्लेलिस्ट जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, आप जाइए, विजिट करिए और वहाँ पर देखिए। विश्वास करिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। चलिए, फिलहाल में जो हमने कल के सेशन को जहाँ पर समाप्त किया था, हमने कल 20 क्वेश्चन को किया था, आज हम उसके आगे करेंगे। तो जैसे कि इतिहास से भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर क्या है कि किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, यहाँ पर समझना, जो मगध राज्य है, मगध राज्य पर 32 राजाओं ने शासन किया है। ठीक है, कितने राजाओं ने? 32 राजाओं ने शासन किया है। सबसे पहला जो शासक था इस मगध पर, जिस वंश ने सबसे पहला शासक किया, उस वंश का नाम था बृहद्रथ वंश। ठीक है, सबसे पहला वंश था बृहद्रथ। और इसका जो प्रथम राजा था, ठीक है, बृहद्रथ वंश का प्रथम राजा कौन था? तो बृहद्रथ स्वयं जो थे प्रथम राजा थे। और इस वंश का अंतिम जो राजा था, वो अंतिम राजा कौन था? तो याद रखना है आपको एक नाम, रिपुंजय अंतिम राजा थे इस वंश के। ये तो हो गया इस वंश की बात। फिर इसके बाद जो है बृहद्रथ वंश के बाद तुरंत हर्यक वंश शुरू होता है। ठीक है, किस वंश का उदय होता है? तो हर्यक वंश का उदय होता है। और हर्यक वंश के जो प्रथम शासक रहते हैं, प्रथम शासक का नाम रहता है बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार और बिंदुसार दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग नाम है। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है और जो बिंदुसार है वो मौर्य वंश से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक जो है हर्यक वंश का है, तो दूसरा जो है वो मौर्य वंश से है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और बिहार जो है, सॉरी, मगध राज्य को जो है एक साम्राज्य का गौरव जिन्होंने प्रदान किया है, वो है बिंबिसार। ठीक है, यहाँ पर बिंबिसार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कौन सा मृदभांड? काले चमकीले मृदभांड बिहार के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बक्सर व चिरांद। ठीक है, दो ऐसे साइट्स है, दो ऐसे जगह है जहां से हमें काले चमकीले मृतभांड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? तुर्क शासक का जो युग है 1203 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। एक चीज आपको याद करना है, जो बिहार है ये वास्तविक रूप में पहले विहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, विहार के नाम से जाना जाता था। और ये जो विहार है, जो बौद्धिज्म होते हैं, जो बुद्ध लोग होते हैं,
उनके शरणस्थली था। मतलब कि बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। हालांकि वो पूरे वर्ष करते थे प्रचार, पर जो बारिश का समय है उस समय वो प्रचार तो कर नहीं सकते थे, तो केवल बारिश के समय में वो विश्राम किया करते थे। और जिस स्थान पर वो शरण लेते थे बारिश के समय में, उस स्थल को हम क्या कहते थे, विहार के नाम से जानते थे। फिर बाद में जो तुर्क के निवासी हुए हैं, उन्होंने नाम को बिगाड़ दिया, विहार से उन्होंने बिहार कर दिया। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपको याद रखना है 1203 में एक किताब लिखी गई थी। किताब का नाम है तबकात ए नासरी। ठीक है, तबकात ए नासरी। इस पुस्तक से हमें जो है इसका उल्लेख मिलता है। और तबकात ए नासरी के लेखक कौन है, तो लेखक का नाम आपको याद रखना है मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकात ए नासरी लिखी गई थी 1203 में। और यहीं से हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जिसे कि आप लोग किस नाम से जानते हो, बीके के नाम से जानते हो। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? सही उत्तर हो जाएगा 1203 में ही किया था। और ये वही बख्तियार खिलजी है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा जला दिया था। ठीक है, नालंदा जला था या फिर तक्षशिला जला था? तो सही आंसर है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, यदि आपके लिए ये यूज़फुल लग रहा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी इस चैनल पर आने वाला सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा आप। और करते हैं हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे क्या है क्वेश्चन कि बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कौन से स्थल पर हुआ था? तो बोध गया पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, भगवान बुद्ध जो थे किस मतलब कि किस वर्ण से, सॉरी किस धर्म से थे? तो आपको याद रखना है ये क्षत्रिय थे। ठीक है, कैसे थे ये? क्षत्रिय थे। आपको याद रखना है कि जो बुद्ध है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध को बोध गया बोले तो निरंजना नदी के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया, ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया है? प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला है कि उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? सही उत्तर है चिरांद से मिली है। आपको याद रखना है यहाँ से क्या मिला है, हमें लाल कलर के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, चिकनी बर्तन। ठीक है, तो यहाँ से हमें बिहार से संबंधित, सॉरी नवपाषाण काल से संबंधित बिहार के ऐसे स्थान है जहां पर हमें कुछ अवशेष मिले हैं, वो है चिरांद। यहाँ से हमें हड्डी के भी अवशेष मिले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हड्डी के भी अवशेष मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? सही उत्तर है ओदंतपुरी को बिहार शरीफ के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जब मैं एक बार शायद मैं क्लास करवा रहा था, तो मैंने वहां पर गलत बता दिया था। जो है वो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है,
उसको मैंने शायद धर्मपाल बता दिया था कि उसके संस्थापक धर्मपाल है, जो कि गलत था। आपको याद रखना है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन है, उसके संस्थापक है धर्मपाल। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके संस्थापक कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके संस्थापक है कुमार गुप्त, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको याद रहेगा। यदि आपको यहां तक क्लियर है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया हो, तो आप इजाजत दीजिए, हम इससे आगे करते हैं। चलिए, करेंगे शुरू हम। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, चांबर ग्रहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? सही आंसर है दीदारगंज से ये प्राप्त हुई है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, कि बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? सही उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है, पहला प्रश्न यहीं से बन जाएगा। ये जो अजगैबीनाथ का मंदिर है कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। और ये स्थल का नाम पूछा है तो आपको याद रखना है ये सुल्तानगंज में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? सुल्तानगंज में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? सही आंसर है पाली भाषा में यहाँ शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके जो संस्थापक है कौन है? तो आप सभी को एक नाम नोट करना है, कुमार गुप्त, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएंगे कुमारगुप्त। और यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो है पाली भाषा में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नष्ट करने वाले का नाम था बीके। बीके बोले तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीन विश्वविद्यालय। ध्यान रखना, हम बिहार के विषय में पढ़ रहे हैं तो ये बिहार से रिलेटेड है कि बिहार का प्रथम, नहीं सॉरी, बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको याद रखना है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो सबसे प्राचीन है, ठीक है। यहां तक आपको याद रखना है। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो प्रसिद्ध कुलपति थे शीलभद्र। और इसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। चलिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है आप सभी ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? आपको याद रखना है कि जब बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, ठीक है, ऐसे जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म के चार संगीति होती है, ठीक है। बौद्ध धर्म की चार संगीति होती है। अब जो ये चार संगीति होती है बौद्ध धर्म की, सबसे पहला जो बौद्ध संगीति होती है, सबसे पहला बौद्ध संगीति किसके शासन काल में होती है? कोई जवाब देगा हमें? आपको याद रखना है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो अजात शत्रु के शासनकाल में होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में होती है। और तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में होती है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो बिंबिसार के सॉरी कनिष्क के शासनकाल में होती है। इस प्रकार से करके कुल चार बौद्ध संगीति होती है। जो दूसरा बौद्ध संगीति होता है यहाँ पर वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, उस समय पर बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। दो भागों में बांटा जाता है, एक बांटा जाता है महायान और दूसरा जो है वो है हीनयान, ठीक है। महायान और हीनयान। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है कि महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये जो महायान की शाखा है इसका किस धर्म के साथ संबंध है? तो ये बौद्ध धर्म के साथ इसका संबंध है। ये चीज आपको नोट डाउन करके रखना है। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित था? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए, यदि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो विश्वास करिए आप उत्तर दे दोगे। क्यों? क्योंकि भले ही क्वेश्चन जो है बड़ा है, केवल आकार में बड़ा है कुछ नहीं। अब इतना देखिए कि यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, ठीक है, बौद्ध शिक्षा के लिए। पर ये जो नालंदा है किस राज्य में स्थित है? हम बिहार से संबंधित जीके पढ़ रहे हैं, तो किस राज्य में स्थित होना चाहिए? बिहार में होना चाहिए। तो बिहार इसका सही आंसर है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित है। और इसको जलाने का काम किसने किया था? जलाने का काम किया था बख्तियार खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो इस साथियों ये हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? गुप्त काल के श्री गुप्त जो है इसके संस्थापक है। किसके? गुप्त काल में जो है, सॉरी, गुप्त वंश के। यहाँ पर वंश लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के प्रयासों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो आप सभी को याद रखना है कुमारगुप्त आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज के द्वारा एक किताब लिखा जाता है जिसका नाम क्या है? इन्होंने इंडिका नामक एक बुक लिखा था, ठीक है। और इस इंडिका नामक बुक में किसकी चर्चा की गई थी? तो पाटलिपुत्र की चर्चा की गई थी। इसमें लिखा गया था कि जो पाटलिपुत्र के शासक होते हैं, जब वो बाहर निकलते थे तो वो पालकी में बंद होते थे और जाकर के उनके आसपास जो है पैरोट सुरक्षा की जाती थी और चारों तरफ हथियारबंद महिलाएं होती थी। तो इसका वर्णन किसमें किया गया है? इंडिका नामक बुक में किया गया है। और इंडिका नामक बुक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। अगला है कि कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? तो मेगस्थनीज जो था सेल्यूकस का राजदूत था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस समय की थी? ठीक है, किस समय में की थी? कौन? बिहार की यात्रा जो है चीनी यात्री इत्सिंग ने किस समय पर की थी? तो 7वीं शताब्दी में की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि जो भी आगे आने वाली सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ऐसा मैं आशा ही करता हूँ। बाकी बात आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करो या ना करो। चलिए ऐसे आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फेनसोंग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की है? ठीक है, किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की है। तो यहाँ पर जो है आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हमने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी बात कल जो हम करेंगे, कल हम करेंगे 61 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक, ठीक है। इसके आगे करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो भी अब तक पेपर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है आपको कैसा लगा, इसका जवाब भी आप एक बार हमें कमेंट सेशन में लिख करके बता देना। क्योंकि जब आप कमेंट सेशन में लिखते हो तो लगता है कि हाँ भाई कोई पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। बाकी बात मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, ध्यान रखना अपना।